जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार। साथियों, हमने YouTube पर और इंस्टा और फेसबुक सभी जगह पर 75 प्रश्नों को हमने संविधान के पढ़ा, सुना और देखा था। तो साथियों, हमारा टारगेट है कि हम 100 से ऊपर प्रश्नों को सुनकर, पढ़कर, जानकर, समझकर लेखपाल की वैकेंसी में अपनी एक सीट पक्की करने की ओर रोज थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाते रहे। क्योंकि साथियों, आपने कछुए और खरगोश की चाल और रेस को तो सुना ही होगा साथियों, कि कछुआ धीरे धीरे एक एक कदम चल के रेस जीत जाता है और खरगोश एक ही बार में लंबी दौड़ लगाकर धक कर सो जाता है और सो जाता है। जो सोया सो जो साथियों, संत महात्माओं ने कहा है कि जो सो गया वो खो गया। तो साथियों, हमें कछुए की तरह धीरे धीरे रोज 1-2 वीडियो देखते हुए लेखपाल की वैकेंसी में अपनी एक सीट साथियों पक्की करना है साथियों। तो उसी क्रम में बढ़ते हैं आज के 76वें सवाल की ओर साथियों। हम बढ़ते हैं। कानून अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है साथियों? रोकथात्मक निरोध। रोकथात्मक निरोध साथियों, यह शब्द थोड़ा टिपिकल है, तो इस शब्द को समझते हैं इसकी व्याख्या में। अनुच्छेद 22 रोकथात्मक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित है। यह सुरक्षा के उपाय के रूप में काम करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। पढ़ते रहिए साथियों, बढ़ते रहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा साथियों, शिक्षा यानी कि अर्थात कलम और ये किताब वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा, अर्थात जो जितना पढ़ेगा वह उतना ही दहाड़ेगा साथियों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है? तो साथियों, यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 साथियों, जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आप सभी साथियों के जबान पर मुझे पूर्ण यकीन है कि आप सभी जो भी हमारे साथी संविधान पहले से पढ़ चुके होंगे। अनुच्छेद 21 तो साथी के जबान पर विराजमान है कि अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है साथियों। निजता का अधिकार को किस मामले में मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। फिर से साथियों, सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पर चर्चा करते हैं साथियों कि निजता का अधिकार को किस मामले में मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। जो साथियों दरोगा की तैयारी कर रहे हैं साथी हमारे, तो केस लॉ दरोगा के एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, तो उनके मद्देनजर ये प्रश्न और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो साथियों, लेखपाल की तैयारी जो साथी हमारे कर रहे हैं, अगर उनका कोई मित्र दरोगा की तैयारी कर रहा है तो उस दरोगा की तैयारी करने वाले के लिए भी ये संविधान का वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साथियों, एग्जाम भले बदलेगा, परीक्षा भले बदलेगा, पैटर्न भले बदलेगा, लेकिन संविधान नहीं बदलेगा साथियों। संविधान तो वही रहेगा जो हमारे संविधान सेनानियों द्वारा 2 साल 11 माह और 18 दिन के तपस्या के स्वरूप हम सभी के सामने 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया साथियों। तो वहीं 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में सभी अनुच्छेदों के तहत लागू कर दिया गया साथियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लिखित मौलिक अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत साथियों, आपका अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं मेरे प्यारे न्यारे प्रिय साथियों। साथियों हम चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। यदि एक महिला अधिकारी को महिला होने के कारण सशस्त्र बलों में पदोन्नति से वंचित किया जाता है तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? समानता के अधिकार का साथियों यहाँ पर उल्लंघन हुआ है साथियों।
तो यदि किसी महिला अधिकारी को महिला होने के कारण अगर सशस्त्र बलों में पदोन्नति से रोका जा रहा है साथियों, यानी कि अगर रूढ़िवादिता सोच, पुरुषवादी सोच को अपनाते हुए यदि किसी महिला को सशस्त्र बलों में महिला होने के कारण अगर पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है साथियों, तो समानता के अधिकार का हनन हुआ है। वह डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाकर अपनी बात रख सकती हैं। जो भी संबंधित हमारी आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय हमारी बहन या माता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है अपनी आजादी को लेकर के, अपनी आजादी को बचाने को लेकर के। भारतीय संविधान का वह भाग जो बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, तो भाग 3 ही SC ST जो हमारे भाई हैं, उन भाई या बहन हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान बनाने का जो जरिया है वो है भाग 3 साथियों, यानी कि मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध मौलिक अधिकार कौन सा है साथियों? तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत, यानी कि आप धार्मिक मामलों के प्रबंधन से यह समझ सकते हैं, जो भी हम भजन कीर्तन करते हैं, जो हम नमाज का आयोजन करते हैं साथियों, तो प्रबंधन मतलब होता है कि चीजों का व्यवस्थीकरण। तो चीजों को व्यवस्थित रूप से करने को ही हम प्रबंधन कह सकते हैं साथियों। कह सकते हैं, प्रबंधन की एक परिभाषा के तौर पर हम इसे देख सकते हैं प्यारे न्यारे साथियों। राजनीति के निदेशक तत्व का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जिसे हम कह सकते हैं प्यारे न्यारे साथियों। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करता है, अनुच्छेद 44। 2002 में संशोधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में के उपखंड क्या कहता है? तो के देखिए ABCDEFGHIJK के चौथे नंबर पे आ रहा है साथियों, 11वें नंबर पे। तो ए कौन सा है? पहला मौलिक कर्तव्य। के कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य। तो 11वां मौलिक कर्तव्य साथियों आप कैसे पकड़ सकते हैं कि के कैसे है? तो ABCDEFGHIJK के चौथे नंबर पे आ रहा है साथियों, 11वें नंबर पे। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था साथियों? 2002 में। कौन सा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन। तो ये किससे संबंधित है? बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। कौन से बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है साथियों? अनुच्छेद है 241। संघ शासित प्रदेशों के लिए और सामान्य राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214, संघ शासित प्रदेशों के लिए अनुच्छेद 241। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी। वर्तमान में राष्ट्रपति साथियों माफी चाहूंगा, गले में थोड़ी खराश है। तो साथियों वर्तमान समय में भारत की महामहिम राष्ट्रपति कौन है? तो महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और साथियों कितनी तन्मयता के साथ हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी कार्य कर रही हैं, ये आप सभी के सामने है कि वह लगभग अपने पूर्ण मनोयोग से भारत के गौरव को, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तत्पर है साथियों। तो आप भी ज्ञान अर्जन करते हुए भारत को वर्ष 2047 तक, ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना न होकर जन जन का सपना होना चाहिए साथियों। और जन जन का सपना बन रहा है साथियों, तभी हमारा देश लगातार तरक्की के नए नए आयामों को छू रहा है प्यारे न्यारे प्रिय साथियों। 1950 में मूल संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? तो 7 थी। मुख्य न्यायाधीश को मिला के माननीय मुख्य न्यायाधीश और एवं अन्य माननीय न्यायाधीश सभी लोगों को मिलाकर संख्या कितनी थी? तो 7 थी साथियों।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रह सकते हैं? तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के जो माननीय न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद को सुशोभित कर सकते हैं। साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो साथियों, अनुच्छेद 124 के खंड 2। इतना डीप आ भी सकता है साथियों, नहीं भी आ सकता है, तो हमें अपनी तैयारी पूर्ण रूप से, सर्वांगीण रूप से मजबूत रखनी है, ताकि प्रश्न किसी भी स्तर से आए हम चूके नहीं, हम परीक्षा में यह न कहें कि हमें पढ़ाया नहीं गया था। तो साथियों, हमें क्योंकि लेखपाल का पैटर्न इस बार पूरी तरह बदल चुका है साथियों, आपकी जानकारी होगी तो जीके जीएस का महत्व, जीके जीएस और कंप्यूटर का महत्व तो काफी बढ़ चुका है साथियों। तो अब आप जीके जीएस को हल्के में नहीं ले सकते हैं साथियों। पहले लेखपाल में 25 की हिंदी, 25 की मैथ, 25 की जीके, 25 का ग्रामीण परिवेश आता था साथियों, लेकिन अब सिलेबस आप देखे होंगे साथियों, तो 50% लगभग 40 से 50% जीके जीएस है और 15% कंप्यूटर है, 10% डीआई है साथियों। तो अब सीधे मैथ के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, अब आपसे डीआई पूछी जाएगी साथियों। और डीआई से डरना नहीं है, डीआई को सॉल्व कराने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन टीचर है, श्री धर्मेंद्र यादव जी। धर्मेंद्र यादव जी आपको डीआई पढ़ाएंगे, ऐसी डीआई पढ़ाएंगे कि साथियों 10 में आप 7 से 8 तो कर ही के आएंगे, और जो बच्चा मेहनती होगा वो पूरा का पूरा करेगा साथियों। मैंने पेट का एग्जाम दिया था, पेट में मेरे 70, मेरा रॉ स्कोर यानी कि नॉर्मल स्कोर है 77 और नॉर्मलाइज स्कोर है 78 पॉइंट कुछ, और परसेंटाइल है साथियों 99। और जो धर्मेंद्र यादव जी हैं उनका नॉर्मलाइज स्कोर 76 है और उनका परसेंटाइल है 98। तो साथियों, हम आपको काबिल टीचर देंगे, जो पेट में अच्छा प्रदर्शन खुद किए होंगे वही टीचर साथियों आपके अपने प्यारे न्यारे चैनल आर्य प्रताप सिंह पर पढ़ाने आएंगे साथियों। तो ये चैनल साथियों भरोसे का चैनल होना चाहिए, विश्वास का चैनल होना चाहिए, कि इससे हम लेखपाल की सीट क्या, लेखपाल की नियुक्ति तक हम आपके साथ हैं साथियों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1861 में, 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और बंबई हाई कोर्ट। पंचायत राज प्रणाली में कौन सी इकाई राज्य विधानसभाओं द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए मूलभूत इकाई मानी जाती है? ग्राम सभा साथियों। थोड़ा डिटेल में चलते हैं, क्योंकि लेखपाल ग्राम सभ्यता से बहुत जुड़ा हुआ है, तो ये प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेखपाल का काम ही होता है गांव में जमीनों को नाप तौल करना, और भी तमाम कर्तव्य हैं लेखपाल के। तो उन कर्तव्यों को आपको जानना पड़ेगा साथियों, क्योंकि उन कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न भी आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जो जिस नौकरी का फॉर्म है, तो जीके जीएस के इतर उस नौकरी से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं साथियों। जैसा कि आपको याद होगा, यूपी पुलिस का जो पहली बार एग्जाम हुआ था उसमें साथियों कल्पना शक्ति देखी गई थी। पूछा गया था इस तरह से सवाल कि आप ये अधिकारी हैं, ये सिचुएशन है, तो आप क्या करेंगे? तो उस प्रकार के प्रश्नों के लिए भी मानसिक तौर पर हमें तैयार रहना होगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? तहसील स्तर पंचायत शामिल नहीं है। कौन शामिल है इसको भी जानना जरूरी है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और प्रखंड पंचायत। प्रखंड मतलब ब्लॉक स्तर, जो ब्लॉक प्रमुख साहब लोग होते हैं वो प्रखंड पंचायत के ही सर्वे सर्वा होते हैं। भारत में शहरी स्थानीय प्रशासन का हिस्सा कौन सा है? नगर निगम है साथियों। ग्राम सभा ये है पंचायती राज प्रणाली का हिस्सा है ग्राम सभा, जिला पंचायत और प्रखंड पंचायत अर्थात ब्लॉक पंचायत। भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो 74वां है साथियों, और 73वां है साथियों ग्राम पंचायत से, और 74वां है शहरी निकायों से। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया, जिसने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया? 1993।
तो साथियों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। साथियों ये दिन दिवस के तहत जो जीके जीएस आप पढ़ेंगे, आपको कई सारे सर लोग पढ़ाएंगे, जैसे उनमें एक है हमारे बड़े आदरणीय गुरुदेव है वीरेंद्र यादव जी, तो वो भी आपको पढ़ाएंगे। तो कई सारे हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम आपको पढ़ाएगी। मैं आपको स्पेशली संविधान और इतिहास पढ़ाऊंगा और जरूरत पड़ी तो अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा साथियों। फिलहाल मैं संविधान और इतिहास आपको मजबूत कराने की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि गारंटी तो सिर्फ भगवान दे सकते हैं। भगवान के सिवा और कोई धरती पे है ही नहीं जो किसी चीज की गारंटी दे दे, क्योंकि गारंटी किसी बात की नहीं होती है। मैं कब रहूं कि न रहूं, मैं कब तक जीवित रहूं कि न रहूं, ये तो भगवान के हाथ में है, तो गारंटी मैं नहीं दे सकता। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि अगर मैं जीवित रहा, मेरे शरीर में प्राण का अंश रहा साथियों, और मैं स्वस्थ रहा साथियों, और मुझे परिस्थिति अगर ये मौका देती रहे कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता रहूं साथियों, मेरा विभाग मेरा अगर सपोर्ट करता रहा साथियों, तो मैं आपको जरूर इतिहास और संविधान की मेरी जितना क्षमता विवेक बुद्धि होगी उतना मैं आपको प्रदान कर पाऊंगा। गारंटी मैं किसी भी चीज की नहीं दे सकता हूं साथियों। सवाल पर आते हैं साथियों, भारत में शहरी स्थानीय प्रशासन का हिस्सा कौन सा है? नगर निगम। भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? 74वां संशोधन। पंचायती राज से संबंधित है 73वां संशोधन। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया, जिसने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया? 1993। 1992 में किस अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया? 11वीं अनुसूची। पंचायत राज प्रणाली में एकमात्र स्थायी निकाय कौन सी है? ग्राम सभा है साथियों, ये स्थायी निकाय है, जबकि ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत, जिला पंचायत का प्रत्येक 5 माफी चाहूंगा साथियों खराश के लिए, प्रत्येक 5 वर्षों बाद इनके चुनाव होते हैं। जैसे कि अभी 26 में पंचायत चुनाव साथियों होने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल ये जानकारी सही है साथियों की 2026 में, हाँ 2026 में ही पंचायत चुनाव आपके आयोजित होने वाले हैं। आपको एक अधिकार मिलेगा, आपको ये हमारा संविधान अधिकार देगा कि आप अपने गांव का विकास किस व्यक्ति के द्वारा कराना चाहते हैं, उसको चुनने का अधिकार साथियों आपको प्राप्त होगा। पंचायत राज मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साथियों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2004 में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना हुई। कमेंट में आप बताइएगा कि वर्तमान में भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? नगर निगम में कौन चुना जाता है साथियों? तो पार्षद चुने जाते हैं। नगर निगम में पार्षद का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। पार्षद नगर निगम की नीतियों और योजनाओं को लागू करने में सहायता करते हैं। गले में साथियों लगातार खराश बनी हुई है, इसे मैं अगले वीडियो तक सुधारने का प्रयास करूंगा ताकि वॉइस क्वालिटी में कोई दिक्कत न हो साथियों। कौन सा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करने का उद्देश्य रखता है? पेशा अधिनियम 1996। तो ये यूपीएसआई वालों के लिए भी अधिनियम पूछे जाते हैं यूपीएसआई में, तो यूपीएसआई वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है साथियों। इसकी व्याख्या मैं कर दे रहा हूं। पेशा अधिनियम 1996 पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करता है। कुछ ही सवाल बचे हैं साथियों, धैर्य बनाए रखिए। धैर्य बनाए रखेंगे साथियों तो मंजिल भी मिलेगी, क्योंकि साथियों जो आनंद है वो मंजिल में नहीं, मंजिल तक पहुंचने की जो सफर है उस सफर में जो आनंद है साथियों, उसी आनंद को आप ग्रहण करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, और फिर आपका भी एक नेम होगा, एक फेम होगा, पड़ोसियों में एक धड़क होगी, एक दमक होगी, एक चमक होगी साथियों, जब आप गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे। क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूं। मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में 12वीं वाहिनी पीएससी फतेहपुर में ट्रेनिंग कर रहा हूं साथियों, और साथ ही साथ अपने विभाग के आशीर्वाद स्वरूप आपको यूट्यूब पर पढ़ा भी पा रहा हूं साथियों। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कितना दयालु और कृपालु विभाग है कि साथ में मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूं, तो साथ में मैं आपको पढ़ा भी पा रहा हूं साथियों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 243 है, भूलिएगा मत साथियों। इंग्लिश में आएगा अनुच्छेद
243A और हिंदी हमारी अपनी भाषा हिंदी में आएगा साथियों 243 क। तो फिर से इस सवाल को देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? अनुच्छेद 243 क। अगले सवाल पर चलते हैं साथियों, धैर्य बनाए रखिए, मुश्किल से साथियों 5-6 सवाल और बचे हुए हैं। किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब मानी जाती है? स्थानीय सरकार, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी तो हर घर जा नहीं सकते, माननीय मुख्यमंत्री जी हर घर जा नहीं सकते। कौन जा सकते हैं? हमारे आदरणीय वंदनीय एवं मंगलमय प्रधान जी हर जगह जा सकते हैं साथियों। अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आप सभी के घर घर प्रधान जी जाएंगे, कहेंगे हमको वोट दीजिए। सावधान रहिएगा साथियों, आपको अपने स्वविवेक का उपयोग करके अच्छे प्रधान को चुनना है ताकि आपके गांव का विकास बेहतर तरीके से हो सके साथियों। राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? नगर आयुक्त यानी कि म्युनिसिपल कमिश्नर। नगर आयुक्त अर्थात म्युनिसिपल कमिश्नर राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? तो पंचायती राज चुनाव में। पंचायती राज चुनाव में साथियों हमारी आदरणीय वंदनीय एवं पूजनीय माताओं बहनों के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया जा चुका है। 74 ये जानकारी पूर्ण नहीं, 73वें में तो साथियों तय है कि 1/3 आरक्षण मिलता है, लेकिन 74वें में क्या 1/3 आरक्षण मिलता है? इसको आप गूगल पर सर्च करिए और कमेंट में बताइए क्या मिलता है कि नहीं मिलता है। आज का लास्ट सवाल है साथियों, भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? तो मद्रास नगर निगम। मतलब मद्रास साथियों चेन्नई, चेन्नई को पहले मद्रास नाम से जाना जाता था साथियों। तो मद्रास नगर निगम अब चेन्नई नगर निगम भारत का पहला नगर निगम है जिसकी स्थापना साथियों 1688 में हुई थी साथियों। तो साथियों देखिए कितने मजे मजे में हमने संविधान के 100 से ज्यादा प्रश्नों को पढ़ लिया है और कितने कम दिनों में, 3 दिनों के अंदर हम संविधान के सिर्फ प्रश्नों को पढ़े ही नहीं है बल्कि हम उस पर विस्तृत चर्चा भी किए हैं साथियों। विस्तृत रूप से चर्चा के द्वारा एक आपसी तालमेल जिसे ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से साथियों न पीछे ब्लैक बोर्ड है न आपके पास किताब है, बस आप सुन रहे हैं साथियों। सुनने मात्र से आपको अगर 10-5% याद हो रहा है तो सोचिए इसी वीडियो को 5-10 बार, कभी खाना बनाते हुए, कभी टहलते हुए, कभी मौज मस्ती करते हुए साथियों। कमेंट में आप जो सवाल पूछना चाहे पूछ सकते हैं साथियों, अपनी कोई समस्या रख सकते हैं साथियों। तो हम सभी मिलके, हम सभी साथी हैं साथियों। साथी का अर्थ होता है कि एक दूसरे का साथ देने वाला। तो हम सभी साथी अगर मिलके कुछ बेहतर से बेहतरीन करने की ओर बढ़ेंगे तो हम एक नए भारत, एक विकसित भारत का निर्माण हम युवा ही कर सकते हैं साथियों। क्योंकि हम युवाओं में वो जोश है, जुनून है, वो उमंग है जिससे भारत को विकासशील भारत से 2047 से पहले ही साथियों विकसित भारत बना के, मजबूत भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत बना के भारत को उसकी पुरानी गौरवशाली अतीत को लौटा सकते हैं साथियों। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार साथियों, जय जयकार साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना धैर्यपूर्वक सुना, इस हेतु आप और मैं दोनों बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।